अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मौलिमा में शाज़िया नाज। आज हम जमात 5वीं के गुलशन उर्दू से सबक पाकिस्तान की सनती नुमाइश पढ़ेंगे। मैं इसकी बुलंद क़वालीन भी करूंगी और आपको ये सबक समझाऊंगी भी। सनती नुमाइश कहते हैं, सनती कहते हैं इंडस्ट्रीज़ को, जो दस्तकारियाँ वगैरह होती हैं या हाथ से बनी हुई चीज़ें या जो मसनूआत बनती हैं उसको सनत कहते हैं। और नुमाइश एक तरह से मेला होता है। ठीक है। हुमा और आतिफ़ को स्कूल में उनके दोस्तों ने बताया कि शहर में मुल्की सनत को फ़रोग़ देने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया है। उन्होंने वालिदैन से इस नुमाइश में जाने की ख्वाहिश की तो अब्बू ने उनसे वादा किया कि वो उन्हें कल शाम को वहाँ ले चलेंगे। दोनों बच्चे खुश हो गए। मुल्की सनत यानी मुल्क की इंडस्ट्री को, मुल्की सनत को फ़रोग़ यानी कि उसको और बढ़ाने के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए नुमाइश यानी मेले का एहतमाम किया गया। ठीक है। तो हुमा ने और उसके भाई आतिफ़ ने आके घर में कहा कि हमें भी ये सनत की नुमाइश देखनी है। तो उनके अब्बू ने कहा कि मैं आपको ये सनत की नुमाइश दिखाने ले जाऊंगा। जब अगली शाम हुमा, आतिफ़ और उनके वालिदैन नुमाइश देखने गए तो इमारत के सदर दरवाज़ा नहायत ही खूबसूरती से सजाया गया था। दरवाज़े के ऊपर कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगाई गई थी। कायद-ए-आज़म की तस्वीर के नीचे कायद-ए-आज़म की तस्वीर के नीचे पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ था और दरवाज़े के दोनों जानिब चारों सूबों की मशहूर इमारत की तस्वीर बनी हुई थी। आप अगर कहीं घूमने कभी गए हो जहाँ इस तरह की सनती नुमाइश हो या जहाँ पाकिस्तान जैसे 6 सितंबर और 14 अगस्त के कोई प्रोग्राम होते हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं ना, 4 सूबों के जो दारुल खिलाफा हैं उनकी मशहूर इमारतों की तस्वीर बनी हुई होती हैं। जैसे कराची में कायद-ए-आज़म की मज़ार की, लाहौर की मशहूर जो है वो मीनार पाकिस्तान है, पेशावर का जो है वो बाब खैबर बना हुआ होता है और बलूचिस्तान के में ज़ियारत जो होता है ना, वहाँ जहाँ कायद-ए-आज़म की आखिरी आरामगाह थी उसकी तस्वीर बनी होती हैं। तो टिकट लेके वो भी दीगर लोगों की तरह कतार में यानी लाइन में एक रो में अंदर दाखिल हो गए। अंदर बहुत गहमा गहमी थी। लोग मुख्तलिफ़ स्टॉलों पर खड़े अपनी दिलचस्पी की अशिया देख रहे थे और 4 सूबों के अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे। सही है। सबसे पहले वो सुबह सिंध के स्टॉल पे पहुँचे तो वहाँ हाला और लाड़काना की बनी हुई खेस, रंग बिरंगी रलियाँ। हाला और लाड़काना जो है सुबह सिंध के मशहूर शहर हैं जहाँ के बनी हुई खेस, रंग बिरंगी रलियाँ जो होती हैं वो कपड़े के छोटे छोटे पीस को जोड़ के जो रज़ाइयाँ बनाई जाती हैं उनको सिंधी में रलियाँ कहते हैं। ठीक है। अजरकें, सिंधी टोपियाँ, खूबसूरत शीशों से आराइस्ता कमीज़ें रखी हुई थी। एक तरफ हैदराबाद की खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ रखी हुई थी। सिंध का शहर हैदराबाद कांच की चूड़ियों के लिए वैसे ही बहुत मशहूर है। और एक जानिब जो था वो वहाँ पे कुछ सिंधी अफराद बैठे शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई सिंध के मशहूर शायर हैं। ठीक है। इसके अलावा मिट्टी के बने हुए मटके, आपने देखा होगा ना सिंधी की दस्तकारियों में मिट्टी के बने हुए मटके, सुराहियाँ, संगमरमर के बर्तन जिनके बहुत खूबसूरत नक्श निगार बने हुए होते हैं। ये सब चीज़ें सिंध की सकाफ़त में थीं। और इसके अलावा कच्ची मिट्टी से बने हुए ढेरों खिलौने, कपड़ों से बनी हुई गुड़िया बच्चों के दिल ललचा रही थीं। दीवारों पर हाथ से झलने वाले रंगीन पंखे, चिक्कें और रोटी रखने की चंगीरें लटकाई गई थी। सिंध की सकाफ़त का ये हिस्सा है बेटा कि रोटी की जो चंगीर होती है ना उसको भी रंग बिरंगे दागों से जो सिंध की औरतें हैं उस पर दस्तकारी करती हैं और बहुत खूबसूरत उसको बनाती हैं। हाथ का जो दस्ती पंखा है उसके ऊपर शीशे टांगती हैं, धागों से खूबसूरत दस्तकारी करती हैं, छोटे छोटे मोर पंख बनाती हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगने लगती है। अम्मी ने क्या किया, वहाँ से अपने नाजुक सी चूड़ियाँ ख़रीदी क्योंकि चूड़ियाँ क्या थी, हैदराबाद की सकाफ़त थी। ठीक है। सकाफ़त कहते हैं किसी चीज़ जगह के कल्चर को, या फिर सकाफ़त कहते हैं किसी तबके की तहज़ीब को। तो सिंध तबके की जो तहज़ीब थी, हैदराबाद की जो तहज़ीब थी वो वहाँ की चूड़ियाँ थी। अब्बू ने और आतिफ़ ने अपने लिए सिंधी टोपी ख़रीदी और हुमा ने कपड़े से बनी हुई एक गुड़िया ख़रीद ली। इस स्टॉल के बिल्कुल पीछे सुबह पंजाब का स्टॉल था। अब सिंध के बाद जो है वो सुबह पंजाब है। पंजाब के स्टॉल पे जब वो बढ़े तो वहाँ पे भी रंग बिरंगे चमकदार पतंगों से नहायत खूबसूरत से सजाया गया था। पतंगों से इसलिए वहाँ सजाया गया था कि जो पतंगे हैं वो लाहौर में आपने देखा होगा अक्सर बसंत मेला बनाया जाता है।
मार्च के महीने में वहाँ पे बसंत का मेला मनाया जाता है और रंग बिरंगी खूबसूरत सी पतंग जो होती हैं वो सारे आसमानों पे फैली हुई होती हैं और लोग इस बहुत खूबसूरत से पतंगबाजी कर रहे होते हैं। और एक जगह पंजाबी ज़बान में जी आयोन लिखा था। जी आयोन का मतलब होता है खुश आमदीद। इस पंजाब का स्टॉल भी बहुत खूबसूरत सकाफत रंग दिखा रहा था। पंजाब का सकाफत क्या है बेटा कि वहाँ मुल्तान और गुजरात के तैयार करदा मटके, सुराहियाँ, प्लेटें, गुलदान, प्याले बहुत खूबसूरत से सजा के रखे गए थे। इसके साथ दीदा दीदा जेब चूड़ियाँ थीं। परांदे इस स्टॉल की रौनक को बढ़ा रहे थे। पंजाब में आपने देखा होगा ना, धोती होती है और कुर्ता होता है, इसके साथ परांदे लोग पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ये भी पंजाब की सकाफत है। और इसके साथ पंजाब का मशहूर शहर सियालकोट जो अपने खेलों की सामान की सनत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में खेलों का सामान सियालकोट ही से बन के जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान में भी और दुनिया में भी इस सामान की बहुत ही ज़्यादा मांग है, लोग हाथों हाथ ख़रीदते थे। वहाँ से आतिफ ने क्या कि अपने लिए एक फ़ुटबॉल ख़रीदी और अम्मी ने मेहमान खाने में रखने के लिए एक दिलकश गुलदान ख़रीदा। जब वो आगे बढ़े तो वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ आदमी हाथ में रुमाल लिए दायरा बनाए धीमे धीमे रक़्स कर रहे हैं। ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा का स्टाल था। खैबर पख्तूनख्वा जिसको पहले हम जो कि बात करते थे कि पठान जहाँ रहते हैं सूबा पख्तूनख्वा में, वहाँ इनका रिवायती रक़्स जो है वो खटक डांस है। ठीक है, तो बच्चों ने देखा कि वहाँ के लोग खटक डांस कर रहे हैं। वो वहाँ के लिबास क्या होता है कि वहाँ के लोग कला पहनते हैं। ठीक है, पगड़ी नुमा जो एक चीज़ बनी हुई होती है, कपड़े की पगड़ी होती है, उसको कला कहते हैं। ठीक है, तो ये कला मुकामी लोग उसको कला दोज़ी भी कहते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्सा जो है वो मखमली और अंदरूनी हिस्से को रेशमी कपड़े से बनाया जाता है। कला के साथ लुंगी बाफ़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। कला और लुंगी बाफ़ी मिल जाएं तो ये पटका कहलाता है। यानी कि जब दो ड्रेस मिल जाते हैं, यानी कला और लुंगी बाफ़ी जब मिल जाते हैं तो ये पटका कहलाता है और ये मुकामी पख्तूनों का सकाफती लिबास है। ठीक है, अम्मी ने क्या किया, खूबसूरत लड़ी में परोया हार उठाते कहा कि ये क्या है, तो मेज़बान ने कहा कि इसे नज़रबंद कहते हैं। ये रंगीन नगों और सीपियों के खूबसूरत सुनहरी धागे में परो कर तैयार की जाती हैं। मुकामी लोग इस नज़रबंद को टोपी में भी लगाकर पहनते हैं। पठान गोटा किनारी, कशीदाकारी और क्रोशिया के काम में माहिर होते हैं। आपने देखा होगा ना, खूबसूरत पठानों के जो फ्रॉक होते हैं उसमें किस कदर खूबसूरत शीशेकारी का काम किया हुआ होता है, गोटाकारी का काम होता है। वो क्रोशिया के तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम किए जाते हैं। क्योंकि घरों में भी आप देखो तो क्रोशिया के बने हुए रुमाल, दस्तरखान, पलंग की चादरें बहुत ही खूबसूरत बनी हुई होती हैं। इनके स्टॉल पे तांबे के बर्तन भी खूबसूरत से सजे हुए होते हैं। उसके अलावा नफीस कालीन तरतीब से लगाए गए होते हैं। लोग वहाँ से कालीन की ख़रीदारी कर रहे थे। और वहाँ के जो खैबर पख्तूनख्वा के कालीनों की ख़ास बात यह है कि वो हाथ से बुने जाते हैं, मशीन से नहीं बुने जाते। जैसे आपने देखा होगा ना कि अक्सर कालीन जो हैं वो मशीन वगैरह से बुने जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के कालीन हाथ से बुने जाते हैं। और पेशावरी चप्पल और खुसे, पेशावरी चप्पल की बहुत ज़्यादा हर जगह मांग है। लोग पेशावरी चप्पल बहुत ज़्यादा शौक़ से पहनते हैं और ये पाँव में बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है। मर्द हजरात पेशावरी चप्पल पहनते हैं और खुद से मर्द और औरतें दोनों पहनते हैं। तो अम्मी ने क्या किया, वहाँ से अपने लिए एक दिलकश नज़रबंद ख़रीदा और आतिफ और उसके अब्बू ने क्या किया, अपने लिए पेशावरी चप्पल ख़रीदी। ठीक है, इसके बाद वो लोग आगे जब गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक स्टेज नुमा स्टॉल बना हुआ है जिस पे बलूचिस्तान लिखा हुआ है। इस स्टॉल की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो पस मंज़र में गूंजने वाली मौसीकी और चंद अफराद बलोची लिबास पहन के खूबसूरत अंदाज में रक़्स कर रहे हैं। बलोची जो रक़्स होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया ना कि जब पख्तून रक़्स करते हैं तो उसको खटक रक़्स कहते हैं। और जब बलोची रक़्स करते हैं मखसूस अंदाज में अपने हाथों को हिलाना और अपने जिस्म को हिलाना, तो बलोचियों का जो रक़्स है वो लेवा कहलाता है। ये लेवा रक़्स कर रहे थे जो बलोची हमेशा खुशी के मौके पर या हर त्यौहार के मौके पर ये करते हैं। स्टॉल पर तलवारें, ढालें, बलोचों की बहादुरी की पूरी तारीख़ को ज़ाहिर करती हुई पेंटिंग्स भी लगाई गई थी। पेंटिंग्स थे तस्वीर जिसमें बलूचिस्तान की पूरी तारीख़ लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा फिर ये आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे हार, चूड़ियाँ, मुकामी औरतों का मखसूस ज़ेवर, तानसी वगैरह भी रखे गए थे।
कीमती पत्थर रखे गए थे बलूचिस्तान में, क्योंकि पहाड़ हैं तो वहाँ कानों में, और समंदर क्योंकि ग्वादर का पोर्ट है तो वहाँ समंदर से निकाल कर तराशे गए कीमती पत्थर रखे गए थे। इसके अलावा दीदा ज़ेब मलबूसात भी थे जो मकामी औरतें, जो बलूची औरतें होती हैं ना, अपने हाथ से तैयार करती हैं। ये धागे की कढ़ाई से भी होते हैं, ये लेस से भी काम होता है और बहुत खूबसूरत काम किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ क्या है कि इस कढ़ाई पे कोई मशीन नहीं इस्तेमाल होती, बल्कि ये रंगीन धागों और मोतियों का बहुत बारीक काम किया होता है जो हाथ से किया जाता है। इसमें कभी कभार चमकता नगीने भी शामिल कर लिए जाते हैं जो इस लिबास की दिलकशी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। और कशीदाकारी और कढ़ाई के इस फ़न में कल्लार, खसदार और सिब्बी के लोग अपना सानी नहीं रखते, यानी उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बलूचिस्तान के ये मशहूर शहर हैं जहाँ पे ये कढ़ाई के काम बहुत खूबसूरत बनाया जाता है। इसके अलावा कीमती कालीन और कीमती फ्रेम के तगरे कहते हैं जिसमें कुरान पाक की आयत मुबारक लिखी हुई हों, वो तगरे भी तरतीबार रखे हुए थे और उनमें खूबसूरत सी कुरान पाक की आयतें बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई थी कि जो भी इनको देखता तो दाद दिए बगैर नहीं रह सकता था। और ये जो उन्होंने वहाँ से एक कुरान आयत का तगरा भी ख़रीदा। वहाँ से कुछ दूर जब वो गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि नरम और मुलायम लाल, हरी, नीली और सफ़ेद ऊनी बास्केट टंगी हुई थी और उस स्टॉल पे क्या लिखा हुआ था, कश्मीर। आपको पता है ना, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान का एक हिस्सा जो वह कश्मीर भी था, लेकिन हमारे हिस्से में जो आया वो थोड़ा सा कश्मीर का हिस्सा आया जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। तो कश्मीर के स्टॉल पे जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लकड़ी के खिलौने, मखसूस कश्मीरी टोपियाँ, बेहतरीन शॉल, कश्मीर की शालें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती से काम किया जाता है। घरेलू दस्तकारियों से सजी हुई बहुत सारी चीज़ें थीं। इस स्टॉल की ख़ास बात पता क्या थी कि वहाँ के लोग जो है ना, अपने तरफ जितने भी लोग आ रहे थे ना, जो उनका स्टॉल देखने के लिए आ रहे थे, तो उसका इस्तकबाल, उनकी मेहमान नवाजी कश्मीरी चाय से कर रहे थे। कश्मीरी चाय जो होती है वो गुलाबी कलर की होती है, वो बहुत खूब प्यारा सा, बहुत मीठा सा इसका जायका होता है, वो इतनी खुशबूदार होती है कि बंदे का दिल चाहता है पीने को। तो जब हुमा और आतिफ वगैरह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ से वो चाय भी पी, वो चाय उनको बहुत मज़ेदार भी लगी। फिर वहाँ उन्होंने क्या किया कि लकड़ी का बना हुआ एक घोड़ा और काप भी ख़रीदा। जब उन्होंने चाय पी तो उनकी भूख भी खुल गई। फिर उन्होंने खाने पीने के स्टॉल का रुख करके खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी और वहाँ से तस्वीरें खींची और इस यादगार सैर को हंसी खुशी गुजार के वो लोग घर आ गए। उम्मीद है आप इस सबक को बहुत अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। अब आप घर में इस सबक की बुलंदख्वानी भी कीजिएगा 2 से 3 दफ़ा, और ताकि ये सबक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ जाए और आप अपने स्टडी पैक का काम भी कर सकें। बेटा, मैंने पहला और दूसरा दोनों स्टडी पैक आपको बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। आप स्टडी पैक का ना सिर्फ काम कीजिएगा बल्कि अब इनको याद करना भी शुरू कर दें। शुक्रिया।